हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ड्रामा रोमांस और मेलो ड्रामा से भरा पड़ा है। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है हैप्पी एंड लव फॉरएवर। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 13 है। तो इस ड्रामा की स्टोरी जानने से पहले मैं आपको इस ड्रामा के बारे में कुछ बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये ड्रामा किस स्टोरी पर बेस है। इस ड्रामा की स्टोरी एक अमीरजादे और एक गरीब लड़की की है। एक अमीरजादा जिसके पास बहुत सारा पैसा है और पैसे के बहुत सारा घमंड भी है, और वहीं हमारी हीरोइन नरम दिल की प्यारी सी एक लड़की है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है और हमेशा दूसरों की हेल्प करती है। दो ऐसे लोग जिसकी पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड दोनों ही अलग अलग है, जिनकी दुनिया एक दूसरे से अपोजिट है। उन दोनों के सोचने का तरीका, उन दोनों के रहन सहन दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं। जब ऐसे दो अपोजिट लोग एक ट्विस्ट की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आएंगे तो उनके बीच प्यार होगा, तकरार होगा या ढेर सारा रोमांस होगा, वो तो आपको मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन लीड यान से, जो एक लंबी महंगी कार से बाहर उतरता है और एक हीरो की तरह होटल के अंदर एंटर करता है। यान देखने में जितना हैंडसम होता है उसके अंदर उतना ही एटीट्यूड भरा हुआ होता है। आगे यान एक बंदे से मिलता है बिजनेस के सिलसिले में और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट से उन दोनों को ही फायदा हो रहा होता है। तो वो बंदा यान का प्रपोजल सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और पार्टनर बन जाते हैं। आगे यान अपने बंदों को कहता है, आज से मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ, इसलिए अब से मुझे कोई भी कॉल मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी छुट्टी बर्बाद करे। और यान अपने स्टाफ को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। आगे यान रेस्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसे दूसरे रूम से अजीब अजीब आवाजें आती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह इरिटेट हो रहा होता है। तो यान को वो आवाजें बर्दाश्त नहीं होती और वो सीधा उस रूम में जाता है और रूम को खटखटाता है। तो उस रूम में कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन साओ होती है। और साओ अपने बॉयफ्रेंड को क्रिसमस पे एक गिफ्ट देने के लिए उसके लिए एक प्यारा सा घर बना रही होती है, जिस वजह से वो ठोक ठाक कर रही होती है। आगे साओ दरवाजा खोलती है तो यान साओ पर ही भड़कने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है? तुम्हारी इस ठोक ठाक की वजह से दूसरे रूम के लोग भी परेशान हो रहे हैं। क्या तुम इसकी आवाज कम नहीं कर सकती? ये आवाजें कान में चुभ रही है। तो साओ को भी बहुत ही बुरा लगता है यान की ये सारी बातें सुनकर। तो साओ भी यान को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, जब तुम में लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है तो मैं अब तुमसे क्या कहूँ। और साओ यान को ही चार बातें सुनाकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तो बेचारा यान देखता ही रह जाता है कि तभी यान को उसका असिस्टेंट कॉल करता है कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है और उसकी कजन उसके पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है। तो यान जैसे ये सब सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है, गाड़ी तैयार रखो, मैं अभी ऑफिस जाऊंगा। इधर साओ भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी सारी पैकिंग कर लेती है और अपना सारा सामान बांध करके वो बाहर आती है। तो वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात यान से हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू में होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते। तो साओ यान को चिढ़ाने के लिए कहती है, ये लिफ्ट भी जल्दी नहीं खुल रही, मेरा दम घुट रहा है तुम जैसे इंसान के साथ एक ही हवा में सांस लेने में। और दोनों लिफ्ट के लिए लड़ने लगते हैं। तो यान सबसे पहले लिफ्ट के अंदर चला जाता है और उस लिफ्ट को बंद कर देता है, क्योंकि साओ का लगेज नीचे गिर गया होता है, जिस वजह से वो समेटने में लग जाती है और वो लिफ्ट के अंदर नहीं जा पाती। पर साओ हार नहीं मानती और वो लिफ्ट को अपने पैर से रोक लेती है और अपने कपड़े के साथ अंदर घुस जाती है और बेचारे यान के मंसूबे पर पानी फिर देती है। क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी रहम नहीं है? जब तुमने देखा कि मेरा सामान गिर गया है तो तुम्हें मेरे लिए लिफ्ट रोकनी चाहिए ना। तो यान कहता है, मुझे भी तुम जैसी लड़की के साथ एक ही हवा में सांस लेने में घुटन हो रही थी। तो साओ कहती है, अगर ऐसी बात है तो अपनी सांस रोक लो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू मैं होने लगती है। दूसरी तरफ यान की एक्स गर्लफ्रेंड जून की एंट्री होती है और जून यान को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है, क्योंकि यान उसे इग्नोर कर रहा होता है और जून को यही बात पूरी तरह खाई जा रही होती है और वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है कि तभी उधर से यान लिफ्ट से बाहर आता है। तो जून उसके सामने खड़ी मिलती है। तो यान जैसे ही जून को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। जून कहती है, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही तुम मुझसे इस तरह पीछा छुड़वा सकते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। तो
यान जून से पीछा छुड़वाने के लिए साओ को जून के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर पेश करता है। तो जून को इस बात पर बिलीव नहीं होता। तो यान कहता है साओ मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे साओ से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैंने तुमसे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, तो इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि अब मैं किसी और लड़की के साथ हूँ और मैं उसे प्यार करता हूँ। तो जून ये मुझे तुम्हारी इन सारी बकवास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारा झूठ मेरे सामने बोलोगे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यान जून के सामने ही साओ को किस कर लेता है। तो बेचारी साओ ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में आ जाती है और साओ सबके सामने यान का भंडा फोड़ने ही वाली होती है, पर यान हमेशा उसे चुप करा देता है, जिस वजह से साओ उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कह पाती। तो जून ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाती है, पर उसे इस बात पर फिर भी बिलीव नहीं होता। तो यान जून को ये पट्टी पढ़ाकर साओ को वहाँ से लेकर भाग जाता है। तो साओ यान के साथ जाना तो नहीं चाहती, पर यान जबरदस्ती उसे अपने साथ अपनी कार में लेकर चला जाता है। तो जून फिर भी साओ और यान का पीछा नहीं छोड़ती और उनके गाड़ी का पीछा करती है। तो सान अपने असिस्टेंट काई को कहता है जल्दी से गाड़ी चलाओ, जून हमारा पीछा कर रही है, अगर हम लोग उसके हाथ लग गए तो वो हमारा भरता बना देगी। तो काई स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। इधर साओ यान का भेजा फ्राई कर रही होती है और उसे खूब मार रही होती है। तो यान साओ को रोकने की कोशिश करता है, पर साओ जरा सा भी नहीं रुकती और अपना सारा गुस्सा यान पर निकालती है और कहती है तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार जरूर हो गया होगा, पर मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से कभी भी प्यार नहीं होगा जिसे बात तक करने की तमीज नहीं है और न ही दूसरों की रिस्पेक्ट करने की तमीज है। मैं ऐसे घटिया इंसान से कभी भी प्यार नहीं करूंगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। और साओ यान को खूब मारती है। तो बेचारा यान ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है। आगे जून उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती, तो वो लोग पूरी तरह टेंशन में आ जाते हैं। तो काई और यान एक दूसरे से सीट बदल लेते हैं और यान गाड़ी को बहुत ही तेज चलाता है ताकि जून उसे पकड़ ना सके और यान इस सब में कामयाब भी हो जाता है और उसे लगता है कि जून उसका पीछा नहीं कर रही। तो बेचारा खुशी मना रहा होता है कि तभी उधर से जून आ जाती है और उसके गाड़ी को ओवरटेक कर देती है। उसके बाद जून गुस्से से साओ के पास जाती है और उसे जबरदस्ती कार से बाहर निकालती है और उसके गिफ्ट को तोड़ देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यान का पीछा छोड़ दूंगी? ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम दोनों को एक साथ खुश रहने नहीं दूंगी। अगर यान मेरा नहीं हुआ तो वो तुम्हारा भी नहीं होगा। मैं एक बिजनेस टाइकून की बेटी हूँ, मैं तुम दोनों की लाइफ को हेल बना दूंगी। और जून साओ को खूब बुरा भला कहने लगती है। तो यान जून को रोक लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा पीछा छोड़ दो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस आने वाला नहीं। तो जून उन लोगों को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। आगे साओ यान को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें लोगों के इमोशन की कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरा ये प्यारा सा गिफ्ट टूट गया जिसे मैंने अपनी हाथों से बनाया था अपने बॉयफ्रेंड के लिए ताकि मैं उसे क्रिसमस पर गिफ्ट कर सकूं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सब बर्बाद हो गया। तुम एक घटिया इंसान तो हो ही, पर तुम्हारा दिल भी एक पत्थर का है। मैंने तुम जैसा इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। तो यान कहता है तुम मुझे इस गिफ्ट के लिए इतना सुना रही हो, मैं ये गिफ्ट तुम्हें खरीद के दे दूंगा। तो साओ कहती है तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है ना, तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन तुम पैसे से किसी की खुशियाँ नहीं खरीद सकते। तो यान कहता है मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया हो और तुम्हारे इस गिफ्ट के पैसे मैं दे दूंगा, मेरा असिस्टेंट तुम्हें गिफ्ट खरीद के दे देगा और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ होगा उन सारे नुकसानों का बिल मेरे असिस्टेंट को बता देना, वो पे कर देगा, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ो। और यान उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। आगे काई साओ को कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीद देता हूँ। तो साओ कहती है उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं नया गिफ्ट खरीद भी लूँ तो उसकी कीमत इस गिफ्ट की तुलना में बहुत ही कम होगा। और बेचारी साओ वहाँ से चली जाती है होटल अपना सामान लेने के लिए और बेचारी सैड होकर जा ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया होता है वो गाड़ी किसी और की नहीं, हमारी सेकंड फीमेल लीड यू बई की होती है। तो यू वही साओ के पास जाती है और कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर तुम्हें चोट लगी है तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। तो साओ कहती है मुझे चोट नहीं लगी, तुम टेंशन मत लो। तो यू वही कहती है ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कहीं चोट लगी होगी तो मुझे कॉल करना। और यू वही साओ से अच्छे से बात करती है और उसे मैरी क्रिसमस भी कहती है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वेल यू वही भी दिल की बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल साओ की तरह। आगे जीनी एक बोर्ड मीटिंग बिठाती है। तो यान की दादी जो उस कंपनी की चेयरमैन होती है तो वो जीनी से पूछती
पूछती है तुमने इतनी अर्जेंटली में ये मीटिंग क्यों बुलाई, आखिरकार क्या मसला है। तो जीनी कहती है हमारी कंपनी की बनाई गई प्रोडक्ट जो हम अगले महीने लॉन्च करने वाले थे उसे किसी और कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, वो भी बिल्कुल हमारे डिजाइन जैसा। जब वो लोग उस सैंपल को देखते हैं तो वो लोग भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये काम किसने किया। तो जीनी कहती है हमारी कंपनी में कोई ना कोई जासूस जरूर है जो हमारी इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को दे रहा है। तो चेयरमैन कहती है क्या तुम्हें पता है कि वो जासूस कौन है। तो जीनी उन 5 बंदों को बुलाती है जो यान के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। तो जीनी उन 5 बंदों पर इल्जाम लगाने लगती है कि इन 5 में से ही कोई है जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी और कंपनी को दे रहा है। और जीनी उन सारे बंदों पर घटिया इल्जाम लगाने लगती है और उन्हें कंपनी से बाहर निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर यान टपक पड़ता है और यान जीनी को कहता है तुम मेरी असिस्टेंट मैनेजर हो ना कि मेरी बॉस, और उन बंदों के साथ मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर इन 5 में से कोई जासूस है तो मैं उन्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। और यान उन 5 बंदों को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। तो जिनी इसी मौके का फायदा उठाती है अपने कजन को नीचा दिखाने के लिए और उसे कंपनी से बाहर निकालने के लिए। पर यान उसके सोच के 4 कदम आगे की सोचता है और कहता है अगर हमने इस स्टाफ को बाहर निकाल भी दिया तो भी हमारी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही 5 बंदों को हायर कर लिया है जो हमारी कंपनी में मिलकर काम करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। और यान जीनी के सारे मंसूबों पर पानी फेर देता है। तो बेचारी जीनी को अपनी मुंह की खानी पड़ती है। आगे जीनी की माँ जीनी को कहती है तुम्हें सब कुछ सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए थी, देखा यान ने फिर से तुम्हें हरा दिया। तो जीनी कहती है उसने मुझे इस बार हराया है लेकिन हमें फ्यूचर में ढेर सारे मौके मिलेंगे यान को हराने के लिए। तो जीनी की माँ कहती है तू टेंशन ना ले बेटी, मैं उस यान के बच्चे को इस कंपनी को हथियाने नहीं दूंगी, मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। आगे यान अपनी दादी को कहता है दादी प्लीज अब मुझे ऑफिस के मामलों के लिए ऑफिस मत बुलाइएगा, मैं अपनी छुट्टी पर जा रहा हूँ और कितने दिनों बाद मैंने छुट्टी ली है, तो प्लीज मुझे अपनी छुट्टी एंजॉय करने दीजिए। तो उसकी दादी कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाती, लेकिन प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी हो गई थी जिस वजह से मुझे तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, जाओ और अपनी छुट्टी एंजॉय करो और जब कभी टाइम मिले तो मेरे साथ डिनर करने के लिए जरूर आना। और उसकी दादी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे यान काई को भी कहता है मैं छुट्टी मनाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज अब मुझे कॉल मत करना, अगर तुम लोगों ने मुझे कॉल किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो काई कहता है आज क्रिसमस है, क्या तुम भूल गए कि तुमने आज ही के दिन यू वही से ब्रेकअप किया था बिना किसी वजह के, क्या तुम इस छुट्टी पर यू वही से मिलने जा रहे हो ताकि तुम उससे पैचअप कर सको, लेकिन क्या यू वही तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहेगी, तुमने बिना बेवजह उसका दिल तोड़ा था आज ही के दिन, क्या वो फिर से तुम्हें अपनाएगी। तो यान कहता है मुझे पता है मैंने उसका दिल दुखाया है, लेकिन एक बार जब वो मुझे अपने सामने देखेगी तो उसका प्यार फिर से जाग जाएगा और वो मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाएगी, और तुम्हें पता है ना मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। और यान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर साओ क्रिसमस पर अपने बॉयफ्रेंड फैन को सरप्राइज देने के लिए उसके घर आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन साओ को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है किसी और लड़की के साथ मिलकर। तो साओ जब ये सब देखती है तो बेचारी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और फैंग से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फैंग साओ के किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसे अपनी करंट गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देता है। तो साओ अपने बॉयफ्रेंड का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह दंग हो जाती है और बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया एक पल में छिन गई होती है। इधर यान अपने पुराने घर आता है और उस घर को देखकर यान को अपनी पुरानी यादें याद आती है जो उसने यू बई के साथ मिलकर बनाई होती है। इधर यान ये ख्याली प्लाव पकाड़ा होता है कि जब वो यू बई के सामने जाएगा और उससे अपने किए की माफी मांगेगा तो यू बई उसे माफ कर देगी और उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाएगी। पर उसे क्या पता यू बई अब उसे पसंद नहीं करती, अब उसकी लाइफ में कोई और है जिसे यू बई पसंद करती है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सान होता है। और ये हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड होता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।